हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं मनविता एकेडमी पर। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो इतिहास था आधुनिक भारत का, उसका मैंने क्लास 4 का 2 वीडियो देखा था। दोनों जो था सब्जेक्टिव था। दोनों क्या था? सब्जेक्टिव था। अब मात्र शायद 13 दिन मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कि बीपीएससी ने अपना एग्जाम डेट बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है। यदि मैं कंफर्म नहीं हूँ, यदि वो बढ़ा दिया होगा तो ठीक है, और नहीं तो चलिए इतना भी ठीक है। यदि पढ़ने वालों के लिए दिनों की कम ज्यादा नहीं, जो पढ़ाई कर रहा है उसके लिए जो एग्जाम टाइम है उसी को लेकर चलते हैं। यदि बढ़ा दिया है तो भी ठीक है, ना बढ़ाया है तो भी ठीक है, दोनों में सही है। यदि 13 को होता है तो जितना होगा उतना कवर किया जाएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। फिर हम लोग नए सिरे से जब इस बार आएंगे, दरोगा का आएगा और बीपीएससी का, तो नए सिरे से एक अच्छा बैच चलाएंगे। तो हम लोग अभी जो चल रहा है आधुनिक भारत पॉलिटी, तो उसी को हम लोग लेकर आगे बढ़ाएंगे। इसी का हम लोग 2 सब्जेक्टिव देख चुके थे। क्लास 4 का 2 सब्जेक्टिव वीडियो हम लोगों ने देख चुका था। अब इसी का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का भी 2 वीडियो आएगा क्योंकि ये लंबा है, 120 या 130 क्वेश्चन इसका है। इसको 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो क्लास 4 का 5 या 6 वीडियो हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमें पढ़ने से सिर्फ मतलब है। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप हमारे चैनल से यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर क्या होगा? टेलीग्राम पर होगा कि टेलीग्राम पर यदि आपका पीपीटी वहां मिल जाएगा एंड पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ, ये 2 चीज वहां आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल से टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सेम मनविता एकेडमी, वहां पर यदि सर्च करिएगा तो वहां पर ही आ जाएगा। तो सेम वहीं पर पीपीटी और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और धीरे धीरे हम उसमें करेंगे क्वेश्चन लिखने के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, जो क्यूज टाइप का भी मैं कर सकता हूं, तो उसमें भी ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल से टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तो है। तो आप हमारे किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके साथ हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि 2 वीडियो मैंने इसका डाला का है जो ऑब्जेक्टिव है। अब इसका मैं तीसरा वीडियो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसी को मैं लेके आ रहा हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, या विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर थे? विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर थे। और क्या है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये तो गलत है, ये साफा गलत है। 1 नंबर स्टेटमेंट साफा गलत है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स गलत लिखा सकता है। तो वारेन हेस्टिंग जो था 1774 ईस्वी में सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल इसको बनाया गया था। गवर्नर जनरल इसको बनाया गया था। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये सही है क्योंकि 1833 एक्ट के तहत कहा गया था
कहा गया था कि जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर जनरल है वही भारत का गवर्नर जनरल होगा, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो उसी 1833 एक्ट के तहत इसको बनाया गया था, किसको, भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, किसको, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। इसका सही जो उत्तर होगा बी होगा, केवल दूसरा सही है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या क्या का अंत किया था, सती प्रथा, शिशु कन्या हत्या, बालिका कन्या हत्या लिखेंगे जी, शिशु कन्या हत्या, बालिका कन्या हत्या को रोका था। और इसी तरह से अनेकों चीजों को इन्होंने रोका था। तो इनको जो बोला जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, भारत के जो गवर्नर जनरल था या गवर्नर, ये सब में इनको उदारवादी बोला जाता है। इन्होंने सती प्रथा को रोका था और बालिका कन्या हत्या को इन्होंने रोका था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसका उत्तर केवल 2 होगा सही। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, गलत, लॉर्ड मेयो, गलत, वारेन हेस्टिंग के बारे में आ जाते हैं, लॉर्ड डलहौजी के बारे में आते हैं। क्लाइव, देखिए इसका तो सही उत्तर कोई नहीं होगा, इसका सही उत्तर कौन होगा, बेंटिंक होगा, बेंटिक। जो सही उत्तर क्या होगा, बेंटिक। इसको 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी ये 1853 ईस्वी में क्या हुआ था, इसी के काल में क्या हुआ था, रेलगाड़ी चली थी, क्या रेलगाड़ी चली थी, कहां से, मुंबई से थाने के बीच, कहां से, मुंबई से थाने के बीच। तो इसी के बीच चला था रेलगाड़ी, मुंबई से थाने के बीच। वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था। एफ भाई साहब को, रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है कि स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति, क्या स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति बोला जाता है, सेनापति बोला जाता है। और इसी भाई साहब को ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। और वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति बोला जाता है। और इसमें 2 गुण बहुत ज्यादा थे, एक कुशल राजनीतिक और कुशल सेनापति भी था ये। तो इतना चीज है, एक क्वेश्चन से हम लोग कितना अथी को निकाल दिए। तो इसी के चलते मैं कहता हूँ आप एक क्वेश्चन को पढ़िए, उससे ज्यादा क्वेश्चन निकालने की प्रयास करिए और आंसर ढूंढने का प्रयास करिए। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा कौन होगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, इसमें से कोई दिया हुआ नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा बेंटिक 1833 ईस्वी में इसको बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या कहता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए क्वेश्चन को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक ही क्वेश्चन को दोहरा रहा है। कह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये भाई साहब नहीं थे, लॉर्ड कैनिंग। इसके बारे में यदि हम बोलते हैं तो भारत का प्रथम वाइसराय था, भारत का प्रथम वाइसराय था, कब, 1858 ईस्वी में ये बना था। कौन, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड लिटन
टन। लॉर्ड डफरिन नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और वैसे है कौन? तो बैंटिंग है। कौन है? बैंटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर क्या करिए? विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, या इलाहाबाद की संधि, या बक्सर का युद्ध, या वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। क्लाइव का पुनः भारत में आगमन नहीं, इलाहाबाद की संधि और बक्सर का युद्ध। इसका एक बनाया गया है। हाँ देखिए, बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, ठीक है। भारत का पुनः क्लाइव का पुनः आगमन 3 मई 1765 को हुआ। इलाहाबाद की संधि क्या हुआ? अगस्त 1765 को, जिसमें शाह आलम द्वितीय ने क्या किया था? बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी उसे दे दिया था और उसे 26 लाख रुपए पेंशन पर ब्रिटिश रख दिए थे। इस प्रश्न में त्रुटि है कि वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल बताया गया, जो कि गलत है। और यह कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल का गवर्नर 1772 में था। 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। निकटतम सही उत्तर बी होगा। निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो देखिए इसका क्या कहा? निकटतम सही उत्तर बी होगा। इसमें क्वेश्चन क्या किया ना कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से देखिए ये वाला तो साफा गलत है, और ये बक्सर की 1764 सही है। और ये सब जो ईस्वी दिया हुआ है शायद एक कूट वाला क्वेश्चन होगा, जो हमसे सही से लिखा नहीं पाया है। तो इसी चलते हम यहाँ पर ही क्या किए, लिखे हैं कि क्लाइव बक्सर की 1764 में हुआ था। क्लाइव का पुनः आगमन 3 मई 1765 और इलाहाबाद की संधि 1765। वारेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर बनाना, ये यही वाला लाइन क्या है? गलत है। ये तीनों सही है। 22 अक्टूबर 1764 सही है। क्लाइव का पुनः आगमन 3 मई 1765 सही है। इलाहाबाद की संधि भी सही है। ये वाला जो है वारेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर बनना 1772 नहीं। बंगाल का गवर्नर, बंगाल वारेन हेस्टिंग यहाँ क्या दिए हुए? वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर, हाँ ये वाला क्या है? भारत का गवर्नर जो बना जाता चौथा, वो गलत है। इसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1772 ईस्वी में। यही वाला लाइन गलत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे उड़ाते हैं। क्या करा? निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूत से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने किया था। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूत से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, उस जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने किया था। ये तो हम लोग पढ़े हुए थे, सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था, ये भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, और क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संग्रहित किया था, ये गलत हो सकता है। लॉर्ड डलहौजी ने श्रुति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे, ये भी सही है। ये जो है गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ब्रिटिश शासकों में सबसे बड़ा ब्रिटिश शासकों में एक था, और उसने भारत के ब्रिटिश साम्राज्यों को संग्रहित किया नहीं, ये गलत हो सकता है। और इसे क्या है, लॉर्ड डलहौजी ने विपगत या गोद कह सकते हैं, गोद प्रथा के सिद्धांत से इसने ढेर सारे राज्यों को जोड़ा था, और हड़प की नीति से इसने ढेर सारे राज्यों को जोड़ा था। अवध पर कुशासन का आरोप लगा के इसने ले लिया था। फिर इसको पेशवा से इसने लिया था, झांसी की रानी से लिया था। तो ये सब गोद प्रथा से। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यों को संग्रहित किया था। नहीं, ये गलत है, बाकी सब तीन सही है, तो इसमें से गलत ही चुनने का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं।
क्या कह रहा है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में, इसका अभी हम बताए थे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेता सिंह ने, राजा चेत सिंह ने किया था। क्या? राजा चेत सिंह ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े मेरे को देखते हैं। फिर क्या कहा भाई कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के संबंध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग। इसका बी उत्तर सही हो गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया बंगाल का जो स्थापना किया था उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी घेरे की नीति, इसी को बोला जाता है घेरे की नीति। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित है कौन? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हेस्टिंग या हेनरी लॉरेंस। इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग होगा। लॉर्ड डलहौजी ने तो हड़प की नीति अपनाया था, हड़प, गोद प्रथा, और इसी को फूट डालो कह सकते हैं, फूट डालो, स्लैब्स फूट डालो और राज करो, ये नीति अपनाया था कौन? डलहौजी अपनाया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ घेरे की नीति किसने अपनाई थी? किससे संबंधित है? तो ये इससे संबंधित है, किससे? वारेन हेस्टिंग से। और ये इसका आविष्कारक नहीं था, ये इसका ये डुप्ले के समय ही इसका हो गया था घेरे की नीति वाला। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 10, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? मतलब रिंग फेंस वही फूट डालो या हड़प की नीति का किससे है? तो ये जो है डलहौजी, ये किसने? डलहौजी के बारे में बोला जाता है कि डलहौजी ने ना ज्यादा युद्ध किया और ना ज्यादा उसने कोई अथी किया, लेकिन तब भी उसने अपने कलम के जोर से भारत के राज्यों और साम्राज्यों को जोड़ने में, वह ब्रिटिश साम्राज्यों में जोड़ने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। तो उसने हड़प की नीति अपनाया था, रिंग ऑफ फेंस की नीति अपनाया था, गोद प्रथा को अपनाकर भारत के जो साम्राज्य था, राज्य था, उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम सबसे ज्यादा किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी के ही समय में हुआ था। इसी के समय में रेलगाड़ी का शुरुआत हुआ था, डाकघर, तार, ये सब का भी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? उन्होंने बोला कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो यही भाई साहब आए थे, वारेन हेस्टिंग जब आया था गवर्नर बनकर, तो उसी ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को क्या किया था? समाप्त किया था। और लगाया किसने था? तो शायद क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लगाया था। तो समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा, अभी वही हम बताएं, तो बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लगाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के समय लगाया गया था। शायद नजमुद्दौला उस समय नवाब था, या मीर जाफर के समय में ही, मीर जाफर या नजमुद्दौला के समय में क्या किया गया था? बंगाल में द्वैध शासन, दोहरा शासन मतलब द्वैध शासन प्रणाली को लगाया था और उसको खत्म किया था। तो पहला उसका इसके पहले क्वेश्चन था, वारेन हेस्टिंग जैसे गवर्नर जनरल बन के आता है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली खत्म कर देता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कभी कभी कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लगाया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने लगाया था। यदि नवाब पूछा जाएगा तो मैं अभी श्योर नहीं हूँ, शायद नजमुद्दौला हो सकता है। तो एक बार मैं देख के मैं जब आऊंगा कल तो बता दूंगा। तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि जब मीर जाफर जब दोबारा पहला बना था तो उस समय तो नहीं लगा था, दूसरा में कासिम भी बना नहीं लगा था, फिर से जब मीर जाफर को बनाया गया था तो उस समय लगाया गया कि नजमुद्दौला के समय लगाया गया था, यही मैं कंफर्म नहीं हो रहा हूँ। तो लगाया था किसने? क्लाइव ने लगाया था। ये भी पूछा जा सकता है कि किस नवाब के समय क्लाइव ने लगाया था, तो उसको मैं कंफर्म होकर बता दूंगा। और फिर पूछा जाएगा कि
हटाया किसने था? तो वारेन हेस्टिंग ने हटाया। इसका सही उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव नहीं, लॉर्ड ब्लेजली नहीं, वारेन हेस्टिंग पर ही महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। लेकिन 5 या 6 साल चला और ब्रिटिश कोर्ट ने इसके कामों को देखते हुए इसको क्या कर दिया था? बरी कर दिया था। इसको ब्रिटिश कोर्ट ने इसके कामों को देखते हुए क्या कर दिया था? बरी कर दिया था। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? निम्नलिखित में से नहीं जी, इस पर चलाया गया था। हाँ, वारेन हेस्टिंग पर ही। वही बोल रहा है निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग पर ही चलाया गया था। 5 से 6 या 7 साल चलाया गया था। लेकिन ब्रिटिश संसद वहां के सांसदों ने इस पर संसद ने इसका काम को देखते हुए इसको क्या कर दिया था? बरी कर दिया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसका जो संरचना जो तैयार किया था, जो हल्का फुल्का जो संरचना जो तैयार किया था, वह वारेन हेस्टिंग तैयार किया था। वारेन हेस्टिंग जो तैयार करके हल्का सा वो फिर चला गया। इसका सभी कामों को अच्छा लंबा प्रोसेस में कौन लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। थाना, फौजदारी, ब्लॉक, जिला, परगना से इसमें तब्दील किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में मैसूर का युद्ध हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोबारा शायद बुलाया गया था। जब अच्छा काम किया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1 साल के लिए, तो 1 साल या 6 महीने के लिए दोबारा इसे बुलाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसी के समय में न्यायिक संगठन, कोर्ट हो गया, जिला हो गया, ब्लॉक हो गया, ये सब जो थाना या जो बनाया गया था, सब चीज कॉर्नवालिस के समय में ही बनाया गया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाता सिविल सेवा, सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? मतलब पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में भारत में सिविल सेवा सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन मतलब शुरुआत किया गया, और आगे चल के भारत में इसी को भारतीय सिविल सेवा जो अभी जो प्रेजेंट में है यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, उसी के नाम से पहले था क्या? सिविल सेवा मतलब सिविल सर्विस ऑफ इंडिया था। उसी को हम लोग भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानते हैं। उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था? इस गवर्नर जनरल का नाम था कॉर्नवालिस के समय में ये शुरू हुआ था। और इसी के समय में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सारा पावर दिया गया था। लेकिन फौजदारी और दीवानी न्यायिक मामले भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिए गए थे। कार्य का भी दिया गया था और जो रेवेन्यू वाला भी दिया गया था। लेकिन कुछ समय के बाद उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के से छीन लिया था। फौजदारी और दीवानी मामलों से ले लिए गए थे। सिर्फ कर वाला मामला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास बचा था। तो ये भी किसके समय हुआ था? सिविल सर्विसेज वाला। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा बाबू? भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसके शासनकाल में? कॉर्नवालिस के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कॉर्नवालिस के शासनकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे पराया कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? मतलब किसे कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय नीति कहा जाता था? तो इसका जो सही उत्तर होगा अमला। अमला को कहा जाता था। किसको? अमला को कहा जाता था। कोतवाल इससे कॉर्नवालिस के समय में, ये भी कॉर्नवालिस के समय में। दरोगा ये भी कॉर्नवालिस के समय में। जमींदार तो पहले से थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अमला। अमला को बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बाबू? कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र जो स्थित है वह गाजीपुर में स्थित है। गाजीपुर में जब वो मरा था तो वहीं पर उसका कब्र बना दिया गया। तो कहां पर? गाजीपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? इसको एक बार पढ़ते हैं कि लॉर्ड ब्लेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? मतलब कौन सा कथन है जो लागू नहीं होता? पहला करा
कि लॉर्ड ब्लेजली द्वारा जो सहायक संधि की नीति व्यवस्था अपनाया गया था, उस निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो उस पर सहायक संधि के अनुसार इसमें ये चारों पॉइंटों में से लागू नहीं होता। क्या करा, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये सही है। वो क्या करता था कि सहायक संधि करता था और राजा के यहाँ एक रेजिमेंट डाल देता था, उसका खर्चा कौन करता था, वह उस जहां जिस राज्य में रहता था वो राजा उसका अति करता था। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी सही है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, नियत आय का प्रबंध करना ये गलत होगा। और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये क्या है, ये सही है। और ये क्या है, लागू नहीं होता है, तो यही बात लागू नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना ये गलत, लागू नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। लॉर्ड ब्लेजली द्वारा क्या करा, लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। मैंने बोला कि लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय या दौलत राव सिंधिया या रघुजी भोसले या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था मराठा सरदार, उसी ने लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है बाबू कि 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था। 1802 की बसीन की संधि, याद रखिएगा कि बसीन की संधि कब हुआ था, तो 1802 में हुआ था। वह किसके मध्य हुआ था, तो 1802 में जो बसीन की संधि हुआ था वह अंग्रेजों और बाजीराव पेशवा द्वितीय के समक्ष हुआ था। उसी में सहायक संधि को क्या किया था, या हस्ताक्षर किया था, सहायक संधि को अपनाया था। कौन, बाजीराव पेशवा। इसी में सहायक संधि को पहला बार इसने अपनाया था, बाजीराव पेशवा ने पहला मराठा सरदार था जिसने सहायक संधि को बसीन संधि के थ्रू अपनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था। कौन, अवध का नवाब था जिस पर सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राजा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था, कॉर्नवालिस नहीं, सर जॉनसन नहीं, लॉर्ड ब्लेजली, यही भाई साहब के समय में क्या किया गया था, क्रियान्वित किया गया था, सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने, हैदराबाद, इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजपूत या मैसूर, गैसूर नहीं, मैसूर के शासक। यहाँ क्या कहा, लॉर्ड ब्लेजली ने 1798 से 1805 ईस्वी में भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने ब्लेजली की सहायक संधि स्वीकार की थी वे हैदराबाद, और कुछ कहा कि निम्नलिखित सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी और यहाँ किया था। तो पहला किसने किया था, हैदराबाद में किया था 1798 ईस्वी में, 1800 में मैसूर किया था 1799 में, और तंजौर किया था 1799 में, अवध किया था 1801 में, पेशवा किया था 1802 में, बसार भोसले किया था 1803 में, और सिंधिया किया था 1804 में, इंदौर को बोलकर किया था 1818 में, जोधपुर जयपुर ये सब तथा प्रश्न में कोई विकल्प नहीं है। इसके अनुसार प्रश्न में कोई विकल्प नहीं है, तो ये प्रश्न को क्या कर दिया होगा, किसी ने खारिज कर दिया होगा। देखिए हैदराबाद ने तो अपनाया था, इंदौर ने अपनाया था, जोधपुर ने अपनाया था, मैसूर ने अपनाया था। तो इस प्रश्न के अनुसार कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो प्रश्न को शायद उसने गलत किया होगा या वो सभी को नंबर बराबर दे दिया होगा। इसमें दिया हुआ जिसने सभी ने क्या किया था, सहायक संधि को अपनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को देखेंगे। क्या कह रहा है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। बोल रहा है कि प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे, तो जो था ABCD, वह ग्वालियर के कौन थे, सिंधिया थे, ग्वालियर के सिंधिया। सही उत्तर ग्वालियर के सिंधिया। नहीं, ये गलत है, ग्वालियर का सिंधिया नहीं। हैदराबाद का निजाम जो पहला बार सहायक संधि पर साइन किया था वह देशी शासक कौन था, हैदराबाद का निजाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि जिन्होंने लॉर्ड ब्लेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए पुटों पर
विचार कीजिए। पहला हैदराबाद है, दूसरा अवध है, तीसरा अवध है, दूसरा मैसूर और सिंधिया। तो सबसे पहले किसने मतलब साइन किया था, और या ब्लेजली के जो सहायक संधि था उससे किसने स्वीकार किया था इन चारों राज्यों? तो बोला पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा अवध, चौथा सिंधिया। पहला इस फुट में करा हैदराबाद, फिर दूसरा करा मैसूर, इसलिए मैं दिया, तीसरा अवध, चौथा सिंधिया। इसमें करा फिर दूसरा में कि पहला निजाम और दूसरा तीन वाला करा अवध, फिर क्या करा सिंधिया, फिर करा मैसूर, फिर यहाँ करा सिंधिया, फिर करा अवध, फिर करा मैसूर, फिर करा हैदराबाद, फिर करा क्या अवध, फिर मैसूर, फिर हैदराबाद, फिर सिंधिया। तो इसका सही उत्तर चुनने का है कि सही कालक्रम के अनुसार हमको सजाना होगा। तो सबसे पहले जो इसका स्वीकार किया था वह हैदराबाद था। हैदराबाद के बाद आता है मैसूर, मैसूर के बाद आता है अवध, एंड लास्ट आता है सिंधिया। यह इसका सही कालक्रम है सहायक संधि का अपनाने का। सहायक संधि स्वीकार करना, यही इसका सही कालक्रम है, हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया गया था? सहायक संधि प्रणाली किस भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सभी गवर्नर जनरल ने, किसी ने द्वैत शासन प्रणाली अपनाया, किसी ने घेरे की नीति अपनाया, तो किसी ने फूट डालो राज करो अपनाया, किसी ने क्या बोलता है गोद प्रथा को अपनाया, किसी ने हड़प की नीति अपनाया। तो सभी गवर्नर आए थे, सभी अपना अपना अच्छा मतलब किसी तरह से भारत के साम्राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्यों में मिलाने के कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करना, यदि युद्ध से तो युद्ध से, कलम की जोर से तो कलम की जोर से, मतलब जोर जबरदस्ती किसी तरह से भारत रियासतों को ब्रिटिश कंपनियों या साम्राज्यों में मिलाने का प्रयास किया जाता था। वही पूछ रहा है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात हुआ था? वारेन हेस्टिंग, दूसरा है कॉर्नवालिस, तीसरा है ब्लेजली, तीसरा और चौथा है लॉर्ड डलहौजी। इसका जो सही उत्तर होगा वह ब्लेजली के ही शासनकाल में क्या किया गया था? भारतीय सहायक संधि को लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मैं बोल रहा है कि ईस्ट इंडियन कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। पहला है कि मुख्य उद्देश्य पहला है कि शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, दूसरा है मराठा और पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, तीसरा था खिराज के रूप में धन प्राप्त करना या अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित करना। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा मराठों और पिंडारियों के आक्रमण से इन राज्यों की रक्षा करना। जो अंग्रेज ने जीत रखे थे तो वह राजपूतों के राज्यों के साथ संधि करना, क्योंकि मुख्य उद्देश्य ये था कि मराठों और पिंडारियों के आक्रमण से इन राज्यों को क्या करवाना था? ब्रिटिश सुरक्षा करवाना चाहता था। इसलिए वह राजपूतों की तरह राजपूतों राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य उसका था, मराठों और पिंडारियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। क्या करा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये भी सही है। सहायक संधि 1863 में नहीं, ये गलत है। यहीं पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार 1863 में समाप्त कर दिया गया था। पहले तो इसको बोला गया था कि 1813 में इसको एकाधिकार, यहीं पर एकाधिकार को समाप्त किया गया था। एकाधिकार को यहीं पर समाप्त किया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ इसका व्यापार को छोड़ दिया गया था। लेकिन 1833 में
पूर्ण रूप से इसका क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, पूर्ण रूप से पावर को समाप्त कर दिया गया था। 1833 भी सही है। ब्रिटिश नागरिक एवं कंपनियों के लिए भारत 1813, ये भी सही है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। इसका सही उत्तर सहायक संधि का जो ईस्वी दिया गया है ये गलत है। क्या कहना, भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से ब्लेजली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 ईस्वी में लागू किया गया था। कब, तो सहायक संधि कितना हुआ था, 1798 ईस्वी में। यहाँ कौन सी, 1863 ईस्वी। इसका सही उत्तर इसका क्या होगा, सहायक संधि सही सुमेलित नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्यों धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गए गवर्नर जनरल में से किसी एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी। उन्होंने बोल रहा है कि उस समय जब नेपोलियन अपनी शक्ति के चरम सीमा पर था और यूरोप में उसके सामने कोई टिक नहीं रहा था, उसके विजयी अभियानों के सामने सारे के सारे क्या हो रहे थे, सम्राट धराशायी हो रहे थे। मतलब नेपोलियन के बारे में बोला जाता है कि नेपोलियन किसी से हारा नहीं था। उसी के तर्ज पर बोला जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, भारत का यदि पूछा जाएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, पता है आप लोग को भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा, गुप्त वंश का था समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन बोला जाता है। क्योंकि समुद्रगुप्त भी कभी किसी से शायद नहीं हारा था, इसलिए बोला जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। नेपोलियन भी शायद बोला जाता है किसी से नहीं हारा था, लेकिन एक युद्ध में उसको कहीं पर हार का सामना करना पड़ता, उसके बाद वो क्या कर लेता है, शायद आत्महत्या कर लेता है। तो नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। तो वही कह रहा है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के सारे सम्राट धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गए गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का पताका फहरा रखा था। उस समय जो था भारत का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड डलहौजी था। वो जो नेपोलियन उस समय पूरा यूरोप को हरा रहा था, तो उस समय भारत में विजय पताका कौन फहरा रहा था, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में बोला जाता है इसने बिना लड़ाई किए हुए उतना, जितना लड़ाई सब गवर्नरों ने किया था उतना, मतलब जितना वह लड़ाई न किए हुए भी इसने कलम के जोर से भारत की एक नई रूपरेखा को लॉर्ड डलहौजी ने खींचा था। और सबसे ज्यादा लमसम इसी ने भारत के जो रियासत था उसको इसने जोड़ा था हड़प की नीति से, फूट डालों की नीति से और भोज प्रथा की नीति से भी इसने कलम की जोर से इसने भारत की एक नया रूपरेखा को खींचा था लॉर्ड डलहौजी ने। एक बार हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको भारत का गवर्नर और भारत का वायसराय और बंगाल का गवर्नर जनरल ये सब का एक कार्यक्रम लिखकर हम लाएंगे और आपके सामने एक वीडियो में सबको बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा कि आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था, वह आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। इसका सही उत्तर कौन, लॉर्ड हेस्टिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा कि सुगौली की संधि हुई थी किसके भी, सुगौली की संधि कब हुई थी, कब ईस्वी में, तो 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। कब, 1815 ईस्वी में। बोला कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, और इसमें से कौन तृतीय आंग्ल मराठा संबंधित है, सर जॉन शोर से या लॉर्ड हेस्टिंग से या लॉर्ड वेलेस्ली से या लॉर्ड कॉर्नवालिस से। लॉर्ड हेस्टिंग अलग था और वारेन हेस्टिंग अलग था, ये दोनों व्यक्ति अलग थे, ये नहीं कि दोनों को एक ही समझ लीजिएगा। तो लॉर्ड हेस्टिंग व लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड देखना पड़ेगा। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड हेस्टिंग होगा, हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 36 को देखें। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, सर टॉमस मुनरो की किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे, तो ये जो भाई साहब रहे थे 1820 से 1827 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर रहे थे सर टॉमस मुनरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। तथा तो ठीक है,
तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? मतलब बोल रहा कि तथा कथित कुशासन का आरोप लगाकर किस गवर्नर ने क्या किया था? मैसूर को अपने राज्य में ले लिया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया था? मैसूर राज्य को अपने राज्यों में कुशासन का आरोप लगाकर ले लिया था। एक अवध के राज्यों के ऊपर भी कुशासन का आरोप लगाकर क्या क्या किया था? उसको भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा कि निम्नलिखित में बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय अंग मैसूर युद्ध से संबंधित था? मनु बोल रहा है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय अंग मैसूर युद्ध से क्या था? उससे रिलेटेड था। सर जॉनसन नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और लॉर्ड हेस्टिंग्स। मतलब तो हाँ तृतीय अंग में सारे युद्ध में तो यही था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो क्या किया था? टिप्पू को 2 बेटों को पकड़ रखा था और बोला था कि टिप्पू जब तक 2-3 करोड़ रुपया नहीं देगा तो टिप्पू का बेटा और कुछ सैनिक लॉर्ड कॉर्नवालिस के यहाँ क्या रहेगा? गिरवी रहेगा। तो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ही तृतीय अंग मैसूर से क्या था? रिलेटेड था। जब टिप्पू को 2 बेटा को इसने पकड़ रखा था, जब तक बोला था 3 करोड़ रुपया नहीं देगा तो टिप्पू के दोनों बेटा और कुछ सैनिक भी थे उसको छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से किस में से कौन संबंध था? किससे? इन चारों में से कौन इससे संबंधित है? ठगों का जो दमन किया था, तो ठगों का जो दमन किया था कैप्टन असली मैन, इसी को गवर्नर जनरल ने इसको क्या किया था? गवर्नर जनरल के आदेश पर इसने ठगों को 1500 या 1800 ठगों को पकड़कर उसका क्या किया था? दमन किया था कैप्टन असली मैन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहा? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसलिए कैप्टन असली मैन, असली गैंग या मैन होगा, मैन, असली मैन। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहा? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो ये विलियम बेंटिंक, जो हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहा? इस सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो ये भी इसका विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 42 का बी, विलियम बेंटिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? कह रहा कि विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? 1829 ईस्वी में क्या किया गया था? सती प्रथा को समाप्त किया गया था। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, ये सब क्वेश्चन करने में मन लगता है क्योंकि ये सब क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाएगा। इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया था? बंगाल के दासों पर किसने रोक लगाया था और किस वर्ष लगाया था? तो जो 1789 ईस्वी में क्या किया था? बंगाल के दासों पर क्या कर दिया गया था? पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध पर अंग्रेजी राज्यों में विलय के निम्न में से किस नीति को अपनाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किस नीति को अपनाया था? कुशासन के आरोप लगा के क्या किया था? वहां के बाजिद अली शाह को हटा दिया था, राजा को हटा दिया था। तो कुशासन का आरोप लगाकर उसको क्या किया था? हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि बाधक रियायत का ब्रिटिश में विलय किया गया था? बाधक रियायत कौन भैया? गलत लिखा है, बाधक नहीं होगा। बाधक रियायत का ब्रिटिश विलय में कब हुआ था? मतलब बाधक रियायत होगा कोई, उसका ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो 1850 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन कौन होगा? 1850 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। फूट वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए कहा है कि विलय का सिद्धांत किसके तहत निम्नलिखित राज्यों पर विलय पर था? विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विलय की नीति का पहला सतारा, दूसरा झांसी, तीसरा बरघाट है जी, बरघाट है उदयपुर। नीचे दिए गए कोटियों का कूटों का चयन करिए।
तो पहला जो है मतलब हो रहा है कि विलय की नीति से किन किन राज्यों को सबसे पहले अपनाया गया था। तो पहला यहाँ पर दे रखा है, पहला है सतारा, फिर उदयपुर, फिर बघाट, फिर झांसी। फिर है क्या, बघाट, सतारा, झांसी, उदयपुर, सतारा, बघाट, उदयपुर, झांसी। फिर है झांसी, फिर है उदयपुर, फिर है सतारा, फिर है बघाट। इसका जो सही उत्तर होगा जो सबसे पहले अपनाया गया था वह किसको अपनाया गया था, सतारा को। फिर जो अपनाया गया था झांसी को, फिर जो अपनाया गया था बघाट को, फिर अपनाया गया था उदयपुर को। किस नीति के तहत, तो विलय नीति के तहत। क्या, विलय नीति के ये काम हुआ है। चार राज्यों को, चार राज्य को सतारा, झांसी, बघाट और उदयपुर को विलय नीति के तहत क्या किया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जो होगा, जो फूट वाला होगा, बहुत लंबा चौड़ा होगा, इस कारण से उसको हम छोड़ दिए होंगे। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी। उन्होंने बोला कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति को नियोजित किया और क्रियान्वित किया। डलहौजी को बारे में बोला, वही लॉर्ड डलहौजी ही था जिसने क्या किया था, विलय की नीति को अपनाया था। हड़प, उसी से हड़प की नीति, फूट डालो राज करो, एक दूसरे से लड़ा कर वो उसका फायदा उठाकर ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीय रियासत को मिला लेता था। गोद प्रथा को उसने लगाया था। तो गोद प्रथा में यह था कि यदि किसी राजा का अपना बेटा नहीं होगा और वह किसी को गोद ले रखा है तो उसको क्या होगा, भाई उसको राजा को बेटा माना नहीं जाएगा। तो उसमें नाना साहब वाला को भी केस यही था, झांसी की रानी का भी यही केस था। झांसी का रानी का अपना बेटा हुआ था लेकिन मर गया था, तब उसने गंगा दामोदर को गोद तो लिया था लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य नहीं माने और झांसी की रानी को उसी के कारण यहाँ पर क्या हुआ था, युद्ध करना पड़ा था। तो ये सब गोद प्रथा के कारण, तो यही बोला जाता है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में यही बोला जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ऐसा गवर्नर जनरल था जो ज्यादा युद्ध नहीं किया था लेकिन तब भी उसने भारत की रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने में बहुत ज्यादा प्रयास, बहुत ज्यादा मिलाया था। बोला जाता है, यदि एक क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड डलहौजी ने न ज्यादा युद्ध किए बिना ही भारत की रूपरेखा अपने कलम की नोक से एक नया रूपरेखा तैयार किया था। कैसे, अब इसको हम लोग लिखेंगे तो जब लिखना शुरू करेंगे तो 250 वर्ड में यदि लिखना शुरू करेंगे तो हम सटीक लिखेंगे तब तो, नहीं तो अन्य सन लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। तो लॉर्ड डलहौजी पहला गवर्नर जनरल था जो बिना युद्ध किए ही, ज्यादा बिना युद्ध किया था, बर्मा के लिए किया था उन्हें, तो कुछ समय के लिए कुछ युद्ध किया था लेकिन ज्यादातर इसने युद्ध न करके ये सब नीतियों का क्रियान्वित करके उसने भारत की रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया था लॉर्ड डलहौजी ने। और भूला जाएगा इसी के समय में क्या हुआ था, भारत में रेलगाड़ियों का बेअथी हुआ था, शुरू में चला था, कहां से, मुंबई और थाने के बीच में 1853 ईस्वी में। तो बोला जाता है किसने नियोजित और क्रियान्वित किया था, तो वह सी डलहौजी ने किया था। तो चलिए हम लोग भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर और भारत के वायसराय से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को उठाया है और बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। जैसे ही चैनल पर नया वीडियो, शॉर्ट वीडियो जाएगा तो शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो जाएगा तो लॉन्ग वीडियो आपके चैनल पर क्या होगा, मिल जाएगा। यदि आप लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो मानविता अकेडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। यदि आप लोग हमको क्या टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए मानविता अकेडमी से। आप लोग हमको यदि इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मानविता अकेडमी से। फिर हम लोग कल मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।